किसान भाइयों, खेती खर्च कम करने के लिए बहुत सारी चीजें अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ना तो उससे क्वालिटी डाउन होती है, ना ही वेट डाउन होता है। बल्कि खर्च कम करके आपके उत्पादन में बढ़ोतरी भी हो सकती है। ये मुमकिन है। लेकिन क्या है, हमें आदत लगाई गई है कि भाई बिना खर्च के तो कुछ भी नहीं हो सकता। मालूम है कि भाई बिना खर्च के तो कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन कम खर्च में भी हो सकता है और अच्छा हो सकता है। ये सिद्ध करने के लिए कि हमने यहाँ पे इस अनिर्मता चैनल पे जी जान लगा दिया है और इसी बात को आपने इस्तेमाल कर करके हमें यहाँ तक भी लाया है। तो और ये जो हमारा जर्नी, ये हमारा जो प्रवास है, इसको और भी अच्छा बनाने के लिए, सुखकर बनाने के लिए, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए और हमारा जो स्ट्रैटेजी उसको और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए आज का ये वीडियो है। आज के इस वीडियो के अंदर हम फिर से एक बार पूरे जर्नी का एक शॉर्ट फॉर्म में कुछ चीजें को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, जिससे हमारी जो कंसेप्ट है और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। तो चले शुरुआत करते हैं वीडियो को लाइक करके। खेती खर्च कम करने का तरीका, तरीका नहीं बोलेंगे, तरीके बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका हम देखेंगे, हमारा सबसे ज्यादा खर्च कहाँ पे होता है। एक होता है हमारा पेस्टिसाइड में, ठीक है। तो पहला खर्च होता है हमारा सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड में। सेकंड वाला खर्च होता है हमारा फर्टिलाइजर में, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा खर्च होता है हमारा लेबर में। ये तीन खर्च है हमारे पास, ठीक है। अभी इसमें से हमें क्या करना है, गोता लगा लगा के रिस्क को कम करना है। इसमें अगर देखिए पेस्टिसाइड में क्या होता है, अर्ली ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। ऐसी दवा रोगों के मैंने तो दो कैटेगरी कर दी है, एक अर्ली ब्लाइट और एक लेट ब्लाइट होता है। और लेट ब्लाइट वाला दवाइया आपके डाउनी मिल्ड्यू के ऊपर भी कार्य करता है, मतलब सेम ट्रीटमेंट है बॉस, ठीक है। तो अगर पेस्टिसाइड के अंदर अगर कुछ ऐसी चीजें, अभी हमने कुछ नए नए चीजें भी ऐड की है जो आपको फिर से एक रिपीट भी हो जाएंगी। तो कुछ ऐसी चीजें हम प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करें। देखो, सबसे पहली बात, आपका शेड्यूल के अंदर क्या होता है, आपका शेड्यूल। और भाई पहली बात तो शेड्यूल होता नहीं है। दूसरी बात, आप शेड्यूल बनाते हो किसी और से, हम जैसे से, या फिर कोई और कंसल्टेंट हो गया, या फिर कोई किसी सलाहकार से, कोई रिश्तेदार से शेड्यूल बनाते हो। शेड्यूल आपके दिमाग में से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वो कला सीख लो बॉस। सबसे पहले कला सीखनी पड़ेगी, खुद को दिमाग चलाना पड़ेगा। तो एक सबसे पहली बात, खुद को दिमाग चलाना पड़ेगा। ये हो गया, शेड्यूल बनाने की कला सीखनी होगी। दूसरी बात, आपको क्या करना है कि आपके शेड्यूल के अंदर क्या होता है, पौधा लगा दिया, पौधा लगाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि भाई जल्द से जल्द इसका उत्पादन चालू हो जाएगा। तो भाई पौधे के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट के कुछ नियम अगर हम इस्तेमाल करें तो हमें जो क्रिकेट खेलना है वो आसान बन जाता है। या फिर हमारी जो लाइफ है, जिंदगी है, उस जिंदगी के अंदर भी कुछ नियम हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जिंदगी अच्छा हो जाता है। तो उसी तरीके से आपके फसल के अंदर कुछ नियम होते हैं। उन नियम को अगर आपने फॉलो किया तो 100% आपको भी आपका फसल अच्छा उत्पादन देगा। कैसे बताता हूँ, तो जैसे कि आपको पता है यार, वेजिटेटिव ग्रोथ जब तक कंप्लीट नहीं होगी, पहले 30 दिन तो भाई, पहले तो मान लो हर एक फसल का वेजिटेटिव ग्रोथ का कालावधि होता है। कुछ दिनों का, कुछ का 30 दिनों का, कुछ का 35 दिनों का, कुछ का तो 2 महीने का तक हो सकता है, फसल के अनुसार, जमीन के अनुसार। तो आपको आपके जमीन के अंदर आपके फसल का वेजिटेटिव ग्रोथ का कालावधि पहले तो लिख लेना है, ठीक है। ये लिख लिया, ये कागज के ऊपर लिख लो कि भाई मेरे को 30 दिनों तक, 35 दिनों तक एक फूल नहीं लेना है। अगर आया तो मैं निकाल दूंगा, क्योंकि वो भाई जल्दी में, या फिर आपका फसल में स्टोरेज ना होते वक्त अगर अर्ली फ्लावरिंग आती है तो अर्ली फ्लावरिंग आपकी किसी भी काम की नहीं होती, क्योंकि उल्टा वो फसल को वीक कर देती है। तो वहां पे आपको सोचना है कि भाई ज्यादा से ज्यादा मैं फ्लावरिंग 30 दिनों के अंदर लेने वाला ही नहीं है। तो 30 दिनों के अंदर मेरा कौन सा टारगेट रहेगा, फसल को जल्दी बढ़ाना? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर देखो भाई, आपकी फुटा वाली जो भी फसल होगी, तो उसके अंदर इंटरनोड सेट कैसे करना है, उसका स्ट्रेटजी आपके दिमाग में रहना चाहिए, सबसे पहली वाली बात। दूसरी वाली बात, आपका ब्लू कॉपर हो गया। ब्लू कॉपर के सबसे ज्यादा से ज्यादा स्प्रे होने चाहिए आपके पहले महीने में। तो पहली महीने में बात, एक कॉम्बिनेशन बता देता हूँ आपको।
तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन में ये बता देता हूँ, मेरे कंसल्टेंसी में सभी को पता है, मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन ये है कि भाई वेजिटेटिव ग्रोथ में आपको ब्लू कॉपर प्लस M45 का इस्तेमाल करना है। ब्लू कॉपर प्लस M45 का इस्तेमाल करते रहना है। ये क्यों करना है? तो ये इसलिए करना है क्योंकि इससे क्या होगा, ब्लू कॉपर से नाइट्रोजन सप्रेस होता है, पत्ती रफ होती है। तो बार बार उसका इस्तेमाल करने से क्या होता है, फसल की ग्रोथ भी दब सकती है। थोड़ा बहुत नाइट्रोजन दबाने से भी फायदा नहीं, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भी चाहिए। तो M45 के अंदर जिंक होता है, थोड़ा सा नाइट्रोजन भी उससे मिलता है, तो ये बैलेंस स्प्रे बन जाता है। मतलब पत्ती रफ भी बनता है और ग्रोथ भी करता है। तो इसीलिए ब्लू कॉपर प्लस M45 का स्प्रे हम लेते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्प्रे निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टिकर वगैरह नहीं मिलना ना है, कोई अलग से कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से नहीं करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कॉम्बिनेशन चलाते हैं। इससे क्या होता है, वायरस वगैरह आने का संभावना कम होता है। ऊपर से M45 और कॉपर बहुत सारे रोगों के ऊपर भी कार्य करता है, ये फायदा होता है। एक इसी तरीके से हमारा एक और कॉम्बिनेशन हमने बताया था जुगाड़ वाला, वो जो अभी रिस्क वाला है, वो बजट में है कॉपर सल्फर का, लेकिन उसका डोज कम रखिए। वीडियो देखे बिना उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, उसका डोज कम है, क्योंकि वो अब ज्यादा एसिडिक बन जाता है। तो ये जुगाड़ हो गया हमारा। अभी अर्ली ब्लाइट के लिए और पाउडर मिल्ड्यू के लिए कौन सा जुगाड़ है? तो गाय का दूध जो आता है ना भाई, गाय का दूध आपके पाउडर मिल्ड्यू के ऊपर और या फिर अर्ली ब्लाइट के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है। हर एक कॉम्बिनेशन में चल जाता है, हर एक कॉम्बिनेशन में चलता है। ऊपर से आपकी जो पत्तियां सख्त हो जाती है, हमने एक वीडियो पे बताया था, पत्तियां अगर सख्त हो कागज की तरह, तो उससे जो भी फोटोसिंथेसिस होता है वो कम होता है। उसको ज्यादा लचीला बनाए रखोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो ये काउ मिल्क से कैल्शियम भी मिलता है, तो वो लचीलापन आ जाता है, सस्ते में बढ़िया है बॉस। तो इस तरीके से गाय का दूध पर आपको 200 लीटर पानी के लिए 500 मिली का भी इस्तेमाल करना है। अभी लेड ब्लाइट के लिए कौन सा वाला चीज है सस्ते में? तो भाई कुछ भी सस्ते में नहीं है लेड ब्लाइट के लिए, ब्लू कॉपर M45। तो कुछ किसानों ने यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी अपनाया है पता है आपको? भाई बारिश जब होती है तब लेड ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू का खतरा बहुत ज्यादा होता है। हम तो खर्चा नहीं करने वाले, चाहे कितना भी लालच सामने रखा हो। मतलब लालच समझ रहे हो? रेट, बाजार में कितने भी ज्यादा रेट हो, हम बारिश में सामान्य फसलें लेंगे, और जैसे ही बारिश खत्म होती है हम चालू पड़ेंगे बॉस। तो वो जो किसान चालू हो जाते हैं बारिश में ही, आपका लेड ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू और बैक्टीरियल ब्लाइट भी आता है बॉस। ठीक है ना? तो वो क्या स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि भाई हमारा नियम है, क्या नियम है भाई, बारिश खत्म होने के बाद ही हम मिर्च टमाटर इसका रिस्क लेंगे। तो डिवाइड हो जाओ भाई, बहुत सारे लोग बारिश में उत्पादन लेते हैं, आप बारिश से बाहर निकल के लिया करो, आपको फायदा होगा। ठीक है, इस तरीके से भी स्ट्रेटजी बनाकर आप अपना खर्च कम कर सकते हैं। बाहर राज्य के कुछ किसान बहुत सारे इसी तरीके से स्ट्रेटजी अपनाते हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ बारिश में ज्यादा फोकस रहता है। तो फर्टिलाइजर में बचत कैसे करें, इसके ऊपर भी हमारा वीडियो बन चुका है कि भाई लिक्विड फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से अच्छा है आपका जो ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर है, ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर का पानी बनाकर उसको छान कर एक दो कपड़े से, आप दो कपड़े के लेयर से उसको अच्छे से फिल्टर करके अगर ड्रिप के माध्यम से दिया जाता है तो भी उसका बढ़िया रिजल्ट मिलता है, और कॉस्ट कटिंग तो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करना है। मल्चिंग पेपर में बिल्कुल भी आपको कॉस्ट कटिंग नहीं करना है। मल्चिंग पेपर उल्टा जितना मोटा और जितना अंधेरा बना के रखेगा उतना जड़ों का विकास होता है, उत्पादन आपका बढ़ जाता है, वो ज्यादा दिनों तक टिकता भी, दो फसलें तो आराम से आप निकाल सकते हो। तो वो भी एक कॉस्ट कटिंग हो गया उल्टा, खर्चा नहीं बढ़ता है। दो फसलें ले रहे हो आप एक मल्चिंग पेपर में, तो भाई कॉस्ट कटिंग ही हो गया है। ठीक है ना? लेबर का, लेबर में आपको यहाँ पे सोचना है कि भाई अगर आपके एरिया में लेबर महंगा है, आपके एरिया में लेबर महंगा है, तो आपको सबसे पहले क्या इस्तेमाल करना है, आपको एक पहले देखना है कि भाई मेरी जमीन हल्की है या फिर भारी है। हल्की जमीन है या फिर भारी है, उसके हिसाब से कुछ फसलों के नाम लिख लो, ये फसल ये फसल ये फसल। भारी जमीन है तो लिख लो ये फसल ये फसल ये फसल, मैं कर सकता हूँ मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से। और उसमें भी एक कैटेगरी बना दो, मेरे एरिया में लेबर ज्यादा सस्ते है तो भाई मैं ये फसल बिल्कुल लगाऊंगा, लोग नहीं लगाते लेबर की वजह से, तो मैं बिल्कुल लगाऊंगा, मुझे यहाँ पे मुनाफा दिख रहा है। और कुछ एरिया में क्या होता है, जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत हाई हो रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में भाई
ऐसे सिचुएशन में आप जहाँ पे लेबर लगता है वो ऐसी फसलें करो ही मत। मैंने एक किसान से सुना था, सर जी मैं बारिश में फसलें लेता ही नहीं हूँ, बारिश खत्म होने के बाद। भाई मैंने कहा भाई आप गर्मी में लेते हो तो बारिश में फसलें मतलब रिस्क वाली फसलें क्यों नहीं लेते हो, टमाटर मिर्च जैसा। वो बोले कि सर जी सब लेबर है ना बारिश में व्यस्त रहते हैं, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे यहाँ पे गर्मी में सब लेबर वापिस आ जाते हैं घर पे, बागवानी वाली फसलों की जो भी लेबर होते हैं तो वो वापस आ जाते हैं। तब मैं क्या करता हूँ, तब मैं रिस्क लेता हूँ, मुझे लेबर भी सस्ता मिल जाता है तो इसका मैं फायदा उठाता हूँ। तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके अपनाने हैं अपने खेत के अंदर। मंथन चालू करना चालू कर दो भाई, हमारा साथ तो आपके साथ एंड तक रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मरते दम तक लड़ने वाले हम। तो आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो इसके लिए भाई आपको एक ही चीज करना है, आपको दिमाग लड़ाना है खुद के लिए। लाइक शेयर तो आप करने ही वाले हो, वो अलग वाली बात है। लेकिन सबसे पहले आपको खुद के लिए दिमाग लड़ाना है कि भाई ऐसी कौन कौन सी चीजें, मंथन करो यार, सालों साल वही वही नुकसान होकर आप तंग क्यों नहीं हो रहे हो, आप सोच क्यों नहीं रहे हो। मुझे इसका भी कारण पता चल गया है। हम जो कॉम्बिनेशन डालते हैं ना, चार चार दवाइयां एक साथ डालते हैं, बात क्या होता था, मुझे कंपनी में भी वर्क करना पड़ता था और शाम को आके रात को 9 9 10 10 बजे स्प्रेइंग भी करना पड़ता था। भाई हालात ही किसानों के हालात, गरीब परिवार से हूँ तो ये मुझे खुद से करना पड़ता था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यार ये तो बहुत मुश्किल वाला काम है। तो मैंने तब से एक प्रैक्टिस करना चालू कर दिया कि भाई हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और 8 दिन का काम एक दिन में कैसे होगा, एक ही स्प्रे में कैसा होगा, इसका इलाज ढूंढ लिया। उसी से जन्म हुआ आपका ल्यूसिन पेस्ट में डालना, या फिर आपका एसओपी 4 किलो का स्प्रे केन मैच्योरिटी के लिए। हमारे अंगूर के अंदर केन मैच्योरिटी का बहुत जरूरी रहता है। तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, एक एक 2 2 किलो के स्प्रे डालते रहते हैं, 4 बार उनके 4 स्प्रे होते हैं, मेरा एक ही स्प्रे में काम बन जाता है, मेरा एक स्प्रे उनका 4 स्प्रे। तो ये स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप हुई, जरूरत के हिसाब से। मुझे जरूरत थी कि भाई टाइम मैनेजमेंट की, मैं टाइम मैनेज नहीं कर सकता था, तो इसलिए मुझे ये आदत लग गया। और उस आदत के बाद जब मेरा काम छूटा, थोड़ा सा कम हुआ, तब मेरा दिमाग खाली खाली बैठने लगा तो और कुछ ज्यादा चीजें सोचने लगा। आपका चीज क्या हो रहा है, आपको आज आपको आदत क्या लगाई गई है भाई, 5 दिन के अंतराल में नहीं, आपको एक दिन के अंतराल में फसल को फर्टिलाइजर देना है। मतलब हर रोज वेंचुरी के पास जाना है, आपको दवाई छोड़ना है, वो दिमाग आपका कभी शांत नहीं रहते। तो ऐसी चीजों के बारे में सोचोगे कब, ये चीजें आ जाती है। तो इसीलिए 5 दिन के अंतराल से फर्टिलाइजर छोड़ो भाई, एक दिन के अंतराल से, एक दिन का 1 किलो छोड़ते हो तो भाई पांच, मतलब तीसरे दिन आप अगर 3 किलो छोड़ते हो तो भाई 5वें दिन आप 5 किलो आप फर्टिलाइजर दे सकते हो, बेझिझक देना चाहिए बॉस। 5 दिन के अंतराल से फर्टिलाइजर देने का फायदा बताता हूँ। पानी दो भाई, पानी अगर आपको आवश्यकता है आपकी जमीन को 3 दिन के अंतराल में, 1 2 दिन के अंतराल में, तो 15 15 मिनट वो चलने दो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, ये भी एक ट्रैप है। 5 दिन के अंतराल से अगर आप फर्टिलाइजर देते हो तो फर्टिलाइजर देते वक्त आपको जो मेहनत लगेगी वो एक ही बार में लगेगी। दो फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन मतलब फॉर्मुलेशन होते हैं ना, उनमें रिएक्शन नहीं होता क्योंकि गैप बड़ा होता है, ये एक फायदा होता है। तीसरी बात एक बताता हूँ कि भाई एक दिन के अंतराल से जो आप फर्टिलाइजर देते हो ना, वेंचूर के साथ जो पानी देने में 45 मिनट आधा घंटा कम से कम लग ही जाता है, तो उससे आपका पानी एक्सेस हो जाता है। फिर वाटर लॉगिंग कंडीशन, फिर वाटर लॉगिंग कंडीशन यानी कि आ गया विल्ट, विल्ट आ गया तो भाई आ जाओ भाई, हम बैठे ही है आपके लिए, समझ जाओ, सुधर जाओ। ये सब चीजें अगर आप जब तक मंथन नहीं करोगे, आपके दिमाग के को सोचने के लिए जगह चाहिए, एक समय चाहिए। जब तक सोचोगे नहीं तब तक बाहर नहीं निकलोगे। आज का ये वीडियो थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए था। हमारी जो स्ट्रैटेजी थी खेती खर्च कम करने के तरीके, बहुत सारे तरीके हमने चैनल के ऊपर बताए, जैसे कि चिलेटेड से सल्फेट के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, जिससे आपका कॉस्टिंग भी बढ़ेगा, यील्ड भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वो बताया मैंने। एडा फेरस देते हैं तो भाई 8 दिन के ऊपर उसकी जो ग्रीन टोन है वो मतलब बरकरार नहीं रहती है। और भाई हमारा जो फेरस सल्फेट है उसको 8 दिन में रिजल्ट आ जाता है, मतलब 8 दिन तो उसको रिजल्ट आने में वक्त लेता है, लेकिन एक बार आ गया तो वो ग्रीन टोन हटता नहीं है। तो ये सब चीजें, कुमानेल हो गया, तो ये सभी चीजों के ऊपर फोकस करना सीखो और ज्यादा से ज्यादा आप आगे जाओ, यही हमारी शुभकामना है। तो नई फसल होने वाली है तो पिछले वाले का डिप्रेशन हो गया, कुछ भावनाएं होंगी आपकी कि जी बारिश के कारण ये नुकसान हो गया वो हो गया, तो यार छोड़ दो, हमें नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन भाई
इस लड़ाई में आपको जीतना है, हर बार हार के नहीं चलने वाला। इस बार हम जीतेंगे और जीतने के लिए हमारा स्ट्रैटेजी पावरफुल होना चाहिए। तो धन्यवाद निर्माता को यहाँ तक इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।